हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज यादव। मैं सामर्थ्य आईएएस एकेडमी, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी प्रिय मित्र हैं एस एल सिंह सर, इनके द्वारा इस इनिशिएटिव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ने इस इनिशिएटिव को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे जो गांव में, छोटे शहरों में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाती, साथ ही वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे शिक्षक आज हमारे पास हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने में योगदान करने के लिए। क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सपने तो सब देखते हैं और हर सपना साकार होना चाहिए। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि जब हम अमीरों की बात करते हैं तो वो अपने सपने पैसों से साकार कर लेते हैं, और जब गरीब की बात आती है तो उसको पैसा अपने सपने साकार करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है सरकारी नौकरी। क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करे। और इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म एस एल सिंह सर के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्पेशली उनके लिए जो घर रहकर भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर करूंगा। अब थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं बात कर लूं तो दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, उसके पैनल में रहा हूं। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि हर आदमी के सपने अगर साकार हो जाएं तो लोग सपने ही देखना शुरू कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो काम करना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है शायद मुझ में कुछ कमी रही हो, बट मैं उस कमियों को निकाला, और ये कमियां मैं आपको बताऊंगा कि इस कमियों को दूर करेंगे तो किस प्रकार से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि क्या अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या रोल है यूपीएससी में, इसका क्या रोल है यूपीपीसीएस में, इसका क्या रोल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका क्या रोल है एमपीपीएससी में। हर बच्चा ये परेशान होता है कि सर ये बहुत कठिन विषय है। ऐसा नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे घर में दैनिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। हमारे देश की रीढ़, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप सोचिए कि आप अधिकारी बनकर क्या करना चाहेंगे, बिल्कुल वही अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा कमाना चाहेंगे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा आपको, उसके मैं एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको डिस्कस करता हूं कि ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर और हमारा कितना बड़ा पोर्शन ये कवर करेगा। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी घर बनाने की सबसे पहले शुरुआत होती है उसका फाउंडेशन। तो यूपीएससी की शुरुआत जो होती है उसके फाउंडेशन यानी कि प्रीलिम्स से शुरू होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं, हम पिछले 3-4 सालों के पेपर को, तो कम से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न तक इसमें आते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट के साथ आते हैं। और सोचिए कि अगर 15 प्रश्न आते हैं 100 में से और आपके 10 भी सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपने अपने घर का फाउंडेशन अच्छा बनाया है तो आपका घर सदियों तक चलेगा। यानी कि बेसिक हमें बहुत जरूरी होता है तैयार करना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि क्या प्री क्वालिफाई करने के बाद हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, ये सपने की शुरुआत है, अभी पढ़ाओ तो और भी बाकी है। जैसे प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस लिखते हैं, यहां पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। पेपर 1 हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, लगभग 60% क्वेश्चंस यहां से आते हैं इकोनॉमिक्स से। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं,
ये पिछले 2-3 सालों का सर्वे किया गया, जो मैंने किया है उसका रिपोर्ट मैंने अपने आप से बनाया और देखा, एनालाइज किया कि ज्योग्राफी में भी इसका पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसका रोल आता है जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। यही नहीं, हर साल बजट नया आता है और जैसे ही बजट आता है कुछ संस्थाएं आ जाती हैं और कुछ ऐसे स्कीम्स आ जाती है जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछता है। तो सोचिए कि अगर इतना बड़ा पोर्शन हम एक सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका सपना साकार होने में बस चंद समय लगेंगे? और बिल्कुल, क्या चाहिए होती है? दृढ़ता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ना क्या जरूरी है? दोस्तों, अगर जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं ना और डॉक्टर कह दे आप चिकन नहीं खाते और डॉक्टर कह दे कि आपको चिकन खाना है, तो आप ढूंढ कर खाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो घंटे मत गिनिए, 4 घंटे भी पर्याप्त होंगे यदि वो 100% है, 12 घंटे भी व्यर्थ होंगे यदि वो 10% है। पन्ने पलटने से सपने साकार होते। तो हर बच्चा, छोटा बच्चा, आप किताब दे दो आधे घंटे में पन्ना पलट देगा, लेकिन वो बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा ना। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या रोल खत्म हो जाते? नहीं, इसके आगे इसका सबसे अहम रोल शुरू होता है जब आप किसी भी संस्था का इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपसे इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है। परंतु ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां से पूछा जाएगा, लेकिन यहां से जरूर पूछा जाएगा। यानी कि आप कुछ भी पढ़ लें, अर्थशास्त्र को छोड़कर इंटरव्यू क्वालिफाई करना तो एकदम नामुमकिन सी बात होती है। हर बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 10% आपके अपने बारे में पूछा जाता है, जबकि इंटरव्यू की शुरुआत यही होती है। उसके बाद अगर आपका जो ऑप्शनल रहा है वहां से प्रश्न उठता है, और फिर वो जब करंट की बात करते हैं तो वहां पर अर्थव्यवस्था आ जाता है। इन सारे चीजों की पूरी तैयारी यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पर सामर्थ्य आईएएस एकेडमी पर कराई जाएगी। इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाए। हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाए। हो सकता है कि हम, अगर आप दूर दराज में रहते हैं जहां नेटवर्क का ज्यादा इश्यू होता हो, तो हम आपको हार्ड कॉपी उसको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। राइट। अब दोस्तों, यही था सब कुछ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े, और हाँ, आप अपने सजेशंस भी देते रहें, जिससे कि आप अपने अपने सपनों को कैसे साकार करें, साथ ही साथ हम आपके साथ मिलकर और बेहतर भारत कैसे बनाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं राज यादव आपसे विदा लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। अब अगला जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारे जो टीचर हैं वो इतिहास के टीचर हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो दैट आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकें। तो सब्सक्राइब करिए। और आज मैं जो आपके सामने कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नॉर्मली आपने इसे द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या दैनिक भास्कर वगैरह में पढ़ा होगा। दैनिक भास्कर या हिंदू न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मार्केट में लिक्विडिटी के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या तो वो लिक्विडिटी बढ़ाएगा मार्केट में या तो वो लिक्विडिटी कम करेगा, बार बार ये शब्द आता रहता है। अभी अभी हाल फिलहाल में आपने अगर न्यूज़ पढ़ा हो तो गवर्नमेंट ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाए और मार्केट की लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल करे। अब क्या होता है ये सारा लिक्विडिटी? तो पहले हम लिक्विडिटी जान लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है बच्चों, फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। लिक्विडिटी दो तरीके का होता है, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। इसका मतलब है अगर इनफ्लो है, इट मीन्स कि मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे को डालना चाहता है। अगर आउटफ्लो है, इसका मतलब होता है कि आरबीआई मार्केट से पैसा निकालना चाहता है। और ये सारा खेल वो किसके थ्रू खेलता है? ओएमओ के द्वारा। तो जानते हैं ओएमओ क्या होता है? ओएमओ स्टैंड्स फॉर
ओपन मार्केट ऑपरेशंस। OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करते हैं, तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। बट इससे पहले मैं आप लोगों को इन तीनों वर्ड्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। पहली चीज तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशंस का मीनिंग है बाइंग एंड सेलिंग से, राइट। अभी ऑपरेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, मार्केट में। ऑलरेडी मार्केट क्या होती है आप सभी को पता है। मार्केट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां बायर एंड सेलर मिलते हैं। अब ये कैसा मार्केट है बच्चों, ओपन मार्केट है। यहाँ पर ओपन का बहुत ब्रॉड मीनिंग है। यहाँ ओपन का मतलब है कि जब आरबीआई ओएमओ स्टार्ट करेगा, ओएमओ का ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, इस समय मार्केट में एक आम आदमी भी हो सकता है इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए, कोई भी बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं, कॉमर्शियल हाउसेस हो सकते हैं, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसका मतलब इस ऑपरेशन में सभी लोग भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ओएमओ के अंतर्गत केवल बैंक भाग लेंगे, कोई भी ले सकता है। अब हम एक एक करके जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी चीज का इम्पैक्ट क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला, ये ऑपरेशन क्यों किया जाता है ये जानेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, क्या इससे मार्केट में इंजेक्शन किया जा सकता है पैसे का, क्या मार्केट से पैसा निकाला जा सकता है, क्या ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी काम आता है, क्या ये सोशल सेगमेंट के अंदर भी इंप्रूवमेंट करने के लिए भी काम आता है। ये सारी चीजों को आज हम यहाँ समझने वाले हैं ओएमओ के जरिए। तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है, तो ओएमओ को ऑपरेट कौन करता है बच्चों, तो इट इज ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किसके थ्रू ऑपरेट करता है, ये जो ऑपरेशंस हैं बाइंग एंड सेलिंग के, ये किसके थ्रू करता है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद मार्केट में आता है और लोगों से कहता है मैं सिक्योरिटीज बेच रहा हूं, आप उसको खरीद लीजिए? नहीं बच्चों, वो क्या करता है, इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को। यानी कि ओएमओ जो है किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। ओएमओ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज की मदद लेता है। इससे हमें एक चीज साफ साफ नजर आ गई कि ओएमओ का ऑपरेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। क्लियर है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन के थ्रू ही सिक्योरिटीज बेची जाती हैं। अब ओएमओ में आरबीआई बेचता क्या है, तो ओएमओ में आरबीआई जो बेचता है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो बच्चों पहले आप सिक्योरिटीज जान लीजिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। चलो हम सिक्योरिटीज जानते हैं क्या होता है। एक बैंक है बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास एक कस्टमर है, उस कस्टमर का नाम है ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफर किया है कि कोई भी कस्टमर अगर 10 साल के लिए उसके पास पैसा जमा करेगा, अगर वो 10,000 जमा करता है तो आफ्टर 10 years ही विल गेट 20,000 रुपीज। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफर है। इस ऑफर को कस्टमर ने देखा और कस्टमर इसके पास गया और 10,000 रुपए से जमा कर दिया। अब 10,000 रुपए 10 साल के लिए जमा किया तो उसको 10 साल के बाद कितना मिलेगा बच्चों, 20,000 रुपए मिलेगा, राइट। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कस्टमर को ये सारी डिटेल एक कागज में लिख के दे देता है। तो जिस कागज में लिख के देता है उस कागज को हम कहते हैं बॉन्ड हो गया। यानी कि बॉन्ड के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, 2। और ये बॉन्ड कितने साल का है बच्चों, 10 years का। तो इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 10 years के बाद, 20,000 रुपीज। ये सिक्योर्ड है, 100% मिलेगा। यानी कि बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज कहते हैं। ये तो एक आम आदमी की सिक्योरिटीज है, राइट। इसी तरीके से सरकार भी सिक्योरिटीज बेचती है, बॉन्ड्स बेचती है। तो सरकार के पास किस प्रकार की सिक्योरिटीज होती हैं, तो उनके पास होती है ट्रेजरी बिल्स, जिसको हम टीवी कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स। और हमेशा ये जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट या आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू बिचवाता है, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू मार्केट में बेचता है, ये डिस्काउंट रेट पे बेचे जाते हैं। अब ये डिस्काउंट रेट क्या होता है इसको भी आप जान ले, लेकिन इसके पहले मैं यहां लिख दूं, जी सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट रेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट रेट। अभी डिस्काउंट रेट कैसे होता है, ये कैसे ऑपरेट करता है, तो मैं आपको बताता हूं।
सपोज आरबीआई ने 100 रुपए का एक ट्रेजरी बॉन्ड बेचा, आरबीआई ने 100 रुपए का ट्रेजरी बॉन्ड बेचा, तो जब ये मार्केट में जाएगा तो 10% डिस्काउंट पे जाएगा। इसका मतलब है कि ये 90 रुपीज में बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने खरीदा उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 90 रुपीज पे किया। अब इसकी फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए, यानी कि 90 रुपीज में उस व्यक्ति ने खरीदा। अब ये व्यक्ति जब आरबीआई को ये बॉन्ड वापस करेगा तो आरबीआई उसे 100 रुपया देगा, तो जो 10 रुपया फायदा हुआ है वही उसका फायदा है। तो यही होता है डिस्काउंट रेट पर बेचना। अब ये डिस्काउंट रेट कुछ भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। अगर 5% होगा तो कितने में बिकेगा बच्चों? 95 रुपीज में। ध्यान से समझिए दोबारा इसे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज की फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो फेस वैल्यू है यानी कि उस पर 100 रुपया लिखा हुआ है। अगर किसी चीज पर 100 लिखा है तो उसको 101 में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो सरकार उसको डिस्काउंट करती है कि 5% डिस्काउंट पे आप इसे खरीद लीजिए, यानी कि आप मुझे 95 दीजिए, मैं आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 100 रुपए का कार्ड दे दूंगा, ये बॉन्ड दे दूंगा। अब जब वो बॉन्ड वापस होगा, मैच्योर होगा, जितने महीने के लिए लिया जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड में जब इसको वापस किया जाएगा तो बच्चों वो कितने का बिकेगा? 100 रुपीज का। ठीक है, अब इस तरीके से वो बेचा जाता है, ये डिस्काउंट रेट पे बिका। अब इसके थ्रू होता क्या है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखें कि इसमें एक और ऑपरेशन है, आरबीआई परफॉर्म्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट चीज है, ओएमओ के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल खरीदता ही नहीं है, खरीदता और बेचता दोनों काम करता है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल सिक्योरिटीज को बेचता है, ऐसा नहीं है, वो खरीदता भी है। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, और ये है ओपन मार्केट, राइट। अब गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? सिक्योरिटीज की सेलिंग की। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। सिक्योरिटीज की क्या कर दी बच्चों? यहाँ पर सेलिंग की। अब बच्चों बेचने वाला कौन है? आरबीआई, और खरीदने वाला कौन है? मार्केट। तो नॉर्मल कंडीशन क्या कहती है कि जो खरीदेगा, जिससे खरीदेगा उसको पैसा देगा। तो इसने सिक्योरिटी इसको बेचा और इसने पैसा आरबीआई को दिया। मनी कहां चला गया? आरबीआई के पास। अब जरा एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए मार्केट में 1000 करोड़ रुपया था, तो मार्केट से 100 करोड़ की सिक्योरिटीज खरीदी गई, तो मार्केट में से 100 करोड़ माइनस हो गया, तो मार्केट में कितना बचा बच्चों? 900 करोड़। क्योंकि 100 रुपए का सिक्योरिटीज खरीदा गया, तो 100 करोड़ किससे खरीदा आपने? आरबीआई से। तो पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो अब मार्केट में 1000 करोड़ है या 900 करोड़ बच्चों? 900 करोड़। यानी कि यहां पर हमने क्या देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सिक्योरिटीज की सेलिंग करता है तो मार्केट से लिक्विडिटी को स्क्वीज कर लेता है। स्क्वीज करने का मतलब होता है मार्केट से पैसे को निकाल लेता है, यानी कि मार्केट में पैसा वो कम कर रहा है। इससे क्या पता चला कि मार्केट में ऑलरेडी पैसा है और ज्यादा है। जब भी पैसा ज्यादा होगा बच्चों तो उस केस को हम कहते हैं इन्फ्लेशन है। मार्केट में पैसा ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? सिक्योरिटीज की सेलिंग करेगा ओपन मार्केट में, राइट। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो सेलिंग वाला ऑप्शन है वो इन्फ्लेशन के दौरान किया जाता है, राइट, यानी कि मार्केट से पैसा निकाला गया। अब वो दूसरा भी ऑप्शन ही यूज करेगा, वो बाइंग का। कब? देखिए यहां, यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह है ओपन मार्केट, राइट। अब गवर्नमेंट, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? सिक्योरिटीज की बाइंग कर रहा है। मान लेते हैं मार्केट में 800 करोड़ रुपया है। देखो बच्चों, अगर ये इसको बेचेगा आरबीआई को तो आरबीआई पैसा इनको देगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज को खरीदा। कितने करोड़ की सिक्योरिटीज खरीदा? 200 करोड़ की। तो मनी आरबीआई से कहां जाएगा बच्चों? मार्केट में। तो यहाँ 200 करोड़ हम ऐड कर देंगे। अगर हमने ऐड कर दिया
तो मार्केट में पैसा बढ़ गया या घट गया? तो आपको यहाँ से पता चला कि मार्केट में पैसा बढ़ गया। अब याद करो एक कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट में रिसेशन है तो रिसेशन से मतलब क्या होता है कि मार्केट में पैसा कम है। अगर पैसा कम है तो मार्केट अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा? मार्केट अच्छे से नहीं चलेगा। तो मार्केट को अच्छे से चलाने के लिए मार्केट में पैसा हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लिक्विडिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, राइट। अब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? मार्केट से सामान खरीदेगा। और वो कौन सा सामान खरीदेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा। जब वो खरीदेगा तो पैसा मार्केट में ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिसेशन के दौरान काम किया जाता है। अब चलिए हम रिसेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था, रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले यूपीएससी के मेंस में जरूर पूछा जाएगा। तो रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट में पैसे को वापस से डालना। अब मार्केट में पैसे को वापस कैसे डाला जाएगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ओएमओ के द्वारा ऑपरेशन करने के लिए कहेगा। और कौन सा ऑपरेशन करेगा? वो सेलिंग वाला, सॉरी बाइंग वाला। यानी कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, जिससे क्या होगा कि आप खरीदेंगे और मार्केट में पैसा आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। जब गवर्नमेंट आरबीआई की सिक्योरिटीज बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, आरबीआई गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट वापस पब्लिक को देगी। ध्यान से समझिए रिकैपिटलाइजेशन शब्द क्या है। गवर्नमेंट यहां पर है बच्चों। नरेंद्र मोदी जी ने आरबीआई को कहा कि हमें रिकैपिटलाइजेशन करना है, यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है, वापस से ज्यादा करना है। तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचेगा, सिक्योरिटीज सेलिंग। अब ये सेलिंग करेगा तो खरीदेगा कौन? मार्केट। मार्केट का मतलब कौन है? आप सभी लोग खरीदेंगे। आप अगर खरीदेंगे तो मार्केट से पैसा किसके पास चला जाएगा? मनी। मनी कहाँ जा रहा है बच्चों? आरबीआई के पास। आरबीआई इसको किसके पास दे देगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट दोबारा इसको कहाँ डाल देगा? मार्केट में। इस तरीके से रिकैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि मार्केट का पैसा वापस मार्केट में ही पहुंचा दिया गया। लेकिन कई लोगों को फायदा हुआ, जो ये खरीदेंगे उनको फायदा होगा। मार्केट में जिनके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट उनके पास पैसा भी पहुंचा दिया। ये है रिकैपिटलाइजेशन। और इन सब के लिए ओएमओ का बहुत बड़ा योगदान होता है। आने वाले हर न्यूज़पेपर में इस टाइप की चीजों को आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो हमेशा कुछ चीजों को ध्यान रखें। क्या क्या? पहली, ओएमओ का इस्तेमाल हम मार्केट में पैसे को इंजेक्ट करने के लिए भी डाल सकते हैं। दूसरा, ओएमओ का इस्तेमाल हम मार्केट से पैसा निकालने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, ओएमओ का इस्तेमाल रिकैपिटलाइजेशन के लिए भी किया जा सकता है। चौथा, ओएमओ का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पांचवा, ओएमओ का इस्तेमाल बैंकों की लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे? सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ने आरबीआई ने सिक्योरिटीज को बैंकों को बेचा, सॉरी बैंकों से खरीदा। अगर बैंकों से उसने खरीदा तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा जाना चाहिए। मार्केट में पैसा जाएगा यानी कि बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अज्यूम करिए एक बैंक है और मैं आरबीआई हूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप अपनी सिक्योरिटीज बेच दीजिए। तो बैंक की सिक्योरिटीज मेरे पास आएंगी और पैसा बैंक के पास जाएगा, यानी कि बैंक के पास पैसा जाएगा तो बैंक का पैसा बढ़ेगा। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी कि ओएमओ का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए भी किया जा सकता है, ओएमओ का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकता है। अब एक बात ध्यान से और सुनिए, क्या इन्वेस्टमेंट केवल लोकल लेवल पर होता है? नहीं बच्चों, इन्वेस्टमेंट फॉरेन लेवल पर भी होता है। फॉरेनर भी इन्वेस्टमेंट करता है हर देश में। अब फॉरेनर भी तो इंटरेस्ट पे पैसा लेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि कब पैसा लेना है? तो जब भी ओएमओ मार्केट ऑपरेशन होगी तो ये न्यूज़पेपर में आएगा और न्यूज़पेपर फॉरेन कंट्री वाला भी पढ़ेगा। अगर उसने पढ़ा तो उसने क्या पाया कि मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, यानी कि अब इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ओएमओ जो है एफडीआई के लिए भी बहुत ज्यादा सकारात्मक पहलू है। एफडीआई भी इससे अट्रैक्ट होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। एफआईआई भी हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। एफडीआई और एफआईआई मैं नेक्स्ट किसी दूसरे चैनल में या दूसरे किसी सीरीज में आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो ये था बच्चों ओएमओ का पूरा कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से हम लोग यूपीएससी में किसी भी टॉपिक पर, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी है तब भी, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है तब भी, अगर वो इन्फ्लेशन या रिसेशन की पॉलिसी है तब भी, अगर वो मार्केट में पैसा बढ़ाने की पॉलिसी है तब भी, अगर वो आरबीआई के थ्रू डेवलपमेंट करने की पॉलिसी है तब भी, अगर आरबीआई के थ्रू विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की पॉलिसी है तब भी, इन सभी चीजों को, चाहे वो 200 मार्क्स का हो, 200 वर्ड्स के हो, 250 वर्ड्स के हो, 20 वर्ड्स के हो, हर वर्ड पर हम लगभग ओएमओ का इस्तेमाल करके आराम से आंसर लिख सकते हैं। बच्चों इतना आसान है ये, इस तरीके से आपको लिखना है और आप यूपीएससी को क्रैक करें। आई विश कि आप आईएएस बने और देश की सेवा करें। ये था ओएमओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप कि आप इस तरीके के बाकी के कॉन्सेप्ट भी आसानी से पढ़ेंगे, बट उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू वेरी मच।